की है। उसके बाद मैंने 12वीं कॉमर्स विषय से डूंगरगढ़ के ही ब्राइट फ्यूचर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है। फिर मैंने मेरी जो अंडर ग्रेजुएशन है वो बीकॉम की है श्री डूंगरगढ़ महाविद्यालय से, और मैंने अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो एमकॉम की है राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से। ग्रेजुएशन किस में है आपका? सर बीकॉम कॉमर्स से। आप बीकॉम हो? यस सर। तो एक मिनट ना, इधर रिकॉर्डिंग चल रही है। वहीं से? अच्छा। अच्छा, तो बीकॉम हुआ। यस सर। तो कॉमर्स होते हुए भी फिर आप आरएस की तरफ डाइवर्ट हुई हो, जैसे बल्कि कॉमर्स में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है, सीए है, आईसीडब्ल्यू है, एमबीए है, बैंकिंग है। यस सर। हाँ, और अगर आपको इसमें आना था तो आपको फिर ग्रेजुएशन करनी चाहिए थी। सर आर्ट से। आर्ट्स के सब्जेक्ट नॉर्मली जो आरएस में आते हैं वो आर्ट्स के सब्जेक्ट से करते हैं। सर आरएस के सब्जेक्ट्स में अगर मेंस में देखें तो कॉमर्स के भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आते हैं सर। वो तो अब हुए हैं, जब आपने बीकॉम की तब इतना ऑप्शन कहाँ था कॉमर्स के लिए? सर उस समय शायद, मुझे पता नहीं है, पर शायद था या नहीं था, बट मेरा हमेशा से रुझान था सर वो इन्हीं की तरफ था, प्रशासनिक सेवाओं की तरफ। ये आपको कैसे लगा कि कॉमर्स लेके आप प्रशासनिक सेवा में जाओगे? सर सब्जेक्ट जब हम कुछ चीज ठान लेते हैं तब सब्जेक्ट मैटर नहीं करता कि हम कौन से ठीक सब्जेक्ट है, हैं। वो बात ठीक है। और जब आपने कॉमर्स लिया तब ये सोच के लिया कि मैं आरएस बनूंगी? सर जब कॉमर्स लिया था उस समय कुछ कंडीशंस ऐसी थी कि वही लेना पड़ा सर, ऑप्शन नहीं था उस टाइम। ओके। अच्छा, मेरा क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है कि आप कॉमर्स ही लिया है तो फिर आप सीए, बैंकिंग इन क्षेत्रों में क्यों नहीं गई? सर उस तरफ मेरा रुझान ही नहीं था। ऐसे कहते हैं ना कि इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट कभी मेरा सीए या सीएस या बैंकिंग को देख के जगा ही नहीं। ओके ओके, मतलब आपका इंटरेस्ट प्रशासनिक सेवाओं में ही है। यस सर। ऐसे कौन से गुण आप में है कि आपको आरएस बनाया जाए? सर गुण तो एक जो बेसिक ह्यूमन जो क्वालिटीज होती है वो तो मुझ में है, बट उसके अलावा मैं एक ऑनेस्ट, मैं कह रही हूँ कि अगर मैं बनूंगी तो मैं एक ऑनेस्ट ये एडमिनिस्ट्रेटर बनूंगी। उसके अलावा इंटीग्रिटी मुझ में है कि जब भी कभी कोई काम करती हूँ तो मैं हमेशा से ही इंटीग्रल रहती हूँ उसके लिए, सत्यनिष्ठा मेरी हमेशा रहती है उसके लिए। उसके अलावा कॉमर्स सब्जेक्ट से हूँ तो सर थोड़ी थिंकिंग है वो लॉजिकल है, रेशनल थिंकिंग है मेरी। लीडरशिप क्वालिटी, मेरे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि मुझ में लीडरशिप क्वालिटी है, मैं किसी भी चीज़ को आगे लीड कर सकती हूँ। और सर अच्छा, आप में इंटीग्रिटी है। यस सर। क्या होता है इंटीग्रिटी? सर इंटीग्रिटी होती है सत्यनिष्ठा, कि आप जिस जगह पे या फिर जिस पोस्ट पे हो आप उसके साथ न्याय करो, आपसे जो भी चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती है आप वही चीज़ें करो, और उन्हीं उन्हीं के साथ अपना पूरी कोशिश करके उन्हीं को सही से करो, वो इंटीग्रिटी। यही सत्यनिष्ठा का यही अर्थ है? सर उसके आपने अलावा सर, एथिक्स में आपने सत्यनिष्ठा का क्या अर्थ पढ़ा है? सर सत्यनिष्ठा मीन्स हम जहाँ भी हैं, उस जहाँ भी हमें जो ड्यूटीज दी हुई है उनको सत्य से, निष्ठा से उनको पूरा करें, सर यही सत्यनिष्ठा है। और ईमानदारी क्या है? सर ईमानदारी होती है कि सर ये सिमिलर टर्म्स ही है। तो दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है? सर पर्यायवाची नहीं है, बट ईमानदारी होती है सर, ये वापस तो थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, यस सर। एक बार देखना इसको, एक बार, है ना? यस सर। अच्छा, ये आपका हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी है जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको रीयूज करना। क्या बनाते हो उससे आप? सर रीयूज कर लेते हैं, अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो वापस सेम ही कंडीशन में यूज आ सकता है तो उसको हम वापस वैसे यूज कर लेते हैं, हमारे नहीं तो जैसे किसी और के यूज आ जाए। जैसे आपने क्या यूज किया है?
सर जैसे हम घर पे ऐसे करते रहते हैं कि जैसे पुरानी कोई भी बोटल्स पड़ी होती है, कैन्स पड़ी होती है, तो उनसे हम डेकोरेटिव आइटम्स बना लेते हैं। और उसके अलावा ओके। सर हमने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था हमारे घर पे। हमारे एक जो होती है ना, ये हम पढ़ते हैं वो काउंटर होता है, वो काउंटर पड़ा था हमारे घर पे बड़ा सा। वो अच्छा। हमें क्या था कि हमारे कुछ काम का नहीं था, हमें लगा कि हमें फेंकना पड़ेगा, बट हमने मिलके और उसको एक बेड बना दिया कि बेड का खर्चा भी बच गया और वो काउंटर है वो भी यूज आ गया हमारा। इतना बड़ा काउंटर था कि बेड बन गया वो? फिर सिंगल बेड बन गया। ओके ओके। यस सर। आपको पता है कि हिंदुस्तान में एक ऐसा बहुत बड़ा पार्क है जो वेस्ट मटेरियल से बना है? नो सर। पूरा वेस्ट मटेरियल से बहुत बड़ा पार्क बनाया हुआ है और इंडिया लेवल पर चर्चित है वो। सर सॉरी, आई डोंट नो। नहीं है, मैं आपको हिंट देता हूँ, चंडीगढ़ में एक पार्क है वेस्ट मटेरियल से बना हुआ। सॉरी सर। नहीं सुना आपने? ओके। अच्छा, तो आप बता सकते हो रीत क्या होता है? रीत, जो सदियों से चली आ रही परंपराएं होती है वो रीत परंपराएं कहलाती तो रीत नहीं होती। आप जॉब में भी हो अभी? है। नो सर। कितने घंटे पढ़ने का टाइम मिलता है आपको? सर टाइम तो मिल जाता है, थोड़ा बहुत काम करके और फिर घर पे पूरा दिन भर टाइम नहीं ओके। रहता है सर। अच्छा, ये अभी जो कुछ महीने पहले राजस्थान में मुख्यमंत्री और राज्यपाल का जो विवाद हुआ था, वो उसकी जानकारी है आपको? यस सर। क्या था वो? सर मुख्यमंत्री और राज्यपाल का मेन विवाद ये था कि मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि राज्यसभा का जो सदन है, राज्यसभा का जो सेशन है वो बुलाया जाए। पर अच्छा। राज्यपाल महोदय ने ये कहा था कि मैं इतना प्रॉम्प्टली, इतना जल्दी ये सेशन नहीं बुला सकता, मुझे जो 14 दिन का मिनिमम टाइम होता है वो लेना पड़ेगा, ये था। तो आपको क्या लगता है कौन सही है इनमें से? सर मुख्यमंत्री, राज्यपाल के लिए सेशन जो बुलाने की जो कंडीशंस है वो यही है कि मुख्यमंत्री और कैबिनेट की सलाह पे राज्यपाल है वो सेशन बुलाएगा। तो यदि अच्छा, मुख्यमंत्री और कैबिनेट उस सेशन बुलाने के लिए बोल रहे हैं तो वो बुलाना चाहिए सर। आपको लगता है कि यहाँ मुख्यमंत्री गलत है या राज्यपाल गलत है? सर राज्यपाल जी ने जो दिए थे, जो एक्सक्यूजेस दिए थे कि एक साथ 200 विधायक और उसके अलावा जो जितनी भी पोस्टिंग्स है जो विधानसभा के अंदर है वो एक साथ आएंगे, और उस समय सर कोरोना था, वो चल रहा था, तो राज्यपाल जी ने बोला कि इतने लोगों का एक साथ राज्यसभा, ये विधानसभा के अंदर नहीं, आना मेरा सही नहीं प्रश्न है। ये है कि आपकी राय में क्या राज्यपाल गलत है? सर गलत तो नहीं बोल सकते, उन्होंने जो कारण दिया था वो शायद सही था, पर जो मुख्यमंत्री, अगर मुख्यमंत्री और कैबिनेट बोलती है तो वो और राज्यपाल को दोनों मानना चाहिए। दोनों को एक साथ सही कैसे ठहराओगे? दोनों सर में से एक तो गलत होगा। जी सर। तो आपकी इस राय में कौन व्यक्ति कितना गलत है? सर पूर्णतया तो गलत नहीं थे राज्यपाल जी भी, बट हाँ उन्होंने कैबिनेट की और मुख्यमंत्री जी की बात उन्हें माननी चाहिए थी सर। मतलब दोनों थोड़े थोड़े गलत थे? नो सर, गलत की बात नहीं है सर, पर जो प्रोविजंस है वो यही कहते हैं कि जो राज्यपाल है उनको सेशन बुलाना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ? सर कश्मीर का भारत में विलय हुआ था 1947, 24 अक्टूबर 1947 था सर। डेट एग्जैक्टली याद नहीं है। ओके। अ, कश्मीर किस अनुच्छेद के तहत भारत में मिलाया गया? सर 370। अच्छा, आप बता सकते हो 370 में कितने उपअनुच्छेद थे? नो सर। अच्छा, 370 का वो कौन सा भाग था जिसमें राष्ट्रपति को 370 में परिवर्तन का अधिकार दिया गया था? सर 370(3). ओके। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर किस अनुच्छेद के अधीन है? सर वर्तमान में तो जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 1 में है, जो राज्य और यूनियन टेरिटरीज है उनमें। ठीक है, और? सर उसके अलावा वो सारे जिसमें स्टेट्स का नाम आता है उन सारे अनुच्छेदों में ही जम्मू कश्मीर का नाम आएगा। अच्छा, तो अभी जम्मू कश्मीर स्टेट है कि यूटी है? सर जम्मू कश्मीर जो मेन स्टेट था उसको, उसकी 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो अभी यूनियन टेरिटरी है? यस सर। किस अनुच्छेद के तहत? सॉरी सर। अच्छा, जम्मू कश्मीर विधानसभा है अभी भी?
ये सर जम्मू कश्मीर में विधानसभा है। कितने सदस्य हैं? सॉरी सर। ओके। और लद्दाख में विधानसभा है या नहीं? नो सर, लद्दाख में नहीं। ओके। आप बीकानेर के हो? यस सर। अच्छा, बीकानेर में एक क्षेत्र है झाझर, ये जी झाझर क्या है? सर, झज्जर एक गांव है बीकानेर में। झज्जर, ओके। यस क्या सर। है वहाँ, विशेष बात क्या है वहाँ की? सर पता नहीं, सॉरी सर। नहीं पता है, ओके। कब हुई बीकानेर की स्थापना? सर बीकानेर नगर की स्थापना तो 1488 को हुई थी, और बीकानेर डायनेस्टी की स्थापना 1465 एडी में हुई थी। बीकानेर और बीकानेर डायनेस्टी दोनों अलग अलग कैसे? सर बीकानेर जो राजवंश है, जो डायनेस्टी है, वो बीकाजी, जो राव बीकाजी थे, उन्होंने आते ही यहाँ पे स्थापित की थी। पर जो मेन बीकानेर नगर है, उसकी स्थापना वो उन्होंने बाद में की थी। तो इसका मतलब वो जब यहाँ आए तो वो कहीं और थे, बाद में बीकानेर आए? यस सर। कहाँ थे वो? सर कोडम बेसर में। ओके। अच्छा, ये लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना एक चल रही है आपके वहाँ यस बीकानेर में, यस कहाँ चल रही है? सर, बरसिंह सर में। ओके। एक वो भूमि के अंतर्गत जमीन के अंदर जो लिग्नाइट परियोजना चलती है, ताप विद्युत परियोजना, वो क्या होती है? सॉरी सर, ओके। पता नहीं। बताएं, बीकानेर कितने जिलों को स्पर्श करता है? सर बीकानेर 6 जिलों को स्पर्श करता है। कौन कौन से? सर गंगानगर, चूरू, नागौर, जोधपुर और जैसलमेर। सर 5 जिले, सॉरी सर, 5 जिलों। अच्छा, और सबसे लंबी सीमा कौन सी है? सर श्योर नहीं हूँ सर। चार नहीं है। और सबसे छोटी सीमा? सॉरी सर। अच्छा, ये आपके वहाँ एक डाडा थोरा है, डाडा थोरा, यस सर। क्या है ये? सर ये जो सिविलाइजेशन, पुरानी जो सभ्यताएं होती थी, वो है, वो स्टोन एज सिविलाइजेशन है सर। ओके ओके, ठीक है जी। अतुल सर। जी सपना जी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून सपना जी। सपना जी, आपका बायोडेटा मैंने देखा नहीं अभी। सपना जी, क्या हॉबी है आपकी? सर रीयूजिंग वेस्ट मटेरियल। अच्छा, रीयूजिंग वेस्ट मटेरियल। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर क्वालिफिकेशन मैंने एमकॉम किया हुआ है, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। ओके, और अभी क्या कर रहे हैं? सर अभी स्टडीज में ही हूँ। अच्छा, अभी स्टडीज में। कब किया था एमकॉम आपने? सर 2017 में। तो 3 साल से अभी कुछ कर नहीं रहे, बस तैयारी कर रहे हैं? सर 2018 में, 2017 के बाद तैयारी शुरू की थी, तो 2018 में आरएस की वैकेंसी आई थी सर। उसमें प्रीलिम्स दिया था, फिर मेंस दिया, तो वैकेंसी चल रही है सर अभी 3 साल से, तो ओके, उसी की तैयारी में। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या बनाया है अभी आपने वेस्ट मटेरियल को यूज करके? सर अभी तो हमने एक थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट घर पे यूज किया था, कि हमारे घर पे काउंटर था, स्टडी काउंटर होता है वो, हम्म उसका हमने एक बेड बना लिया था, सिंगल बेड। हम्म। तो सर वो उससे क्या हुआ कि बेड के पैसे भी बच गए, और वो जो काउंटर था जो कुछ काम का नहीं था, वो भी हमारे काम आ गया। तो उसके लिए तो कारपेंटरी करनी पड़ी होगी, वो भी कर लिया आपने खुद? हाँ सर, वैसे तो मैक्सिमम वो उसी की शेप में था, थोड़ा बहुत जो करना था सर वो कर लिया हमने। तो ये जो काम करती हैं, ये खुद करते हैं जो सारे काम, या इसमें किसी दूसरे की हेल्प लेते हैं आप? सर हाँ, थोड़ा बहुत, जैसे सिस्टर्स वगैरह हैं वो हेल्प कर देती हैं सर। मतलब किसी प्रोफेशनल की हेल्प तो नहीं लेते ना, कि कारपेंटर की या पेंटर या कुछ ऐसा? सर वो मेरा थोड़ी ना काम होगा, फिर वो तो हाँ, उनका इसलिए होगा। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि फिर तो वो आपका काम हुआ नहीं फिर वो। सर हम्म। अच्छा, तो आप सेल्फ अपने से करके करते हैं फिर सारा काम ये? ये सर पहले ऐसे प्लान बना लेते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये तो चलिए आपने टेबल को पलंग बना दिया। यस सर। कुछ उस तरह का सामान हो जो घर में कूड़ा कचरा निकलता है, या वो उसका यूज करके कुछ बनाया हो, मैं तो वो जानना चाह रहा हूँ। सर कूड़ा कचरा जैसे पुरानी पेन्स होती है जो खाली हो जाती है, जी। उसको यूज करके हम लोग डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं कभी कभी।
वही मैं जानना चाह रहा हूँ, ये तो बेसिकली रीयूज हुआ, ये तो कि भाई टेबल का आपने पलंग के रूप में यूज किया, तो ये बेसिकली वो हाँ, आप जो खराब पेन पेंसिलें हो गई और इस तरह के सामान का, या किचन में बहुत सारा ऐसा सामान निकलता है वेस्ट मटेरियल, उसका यूज करके कुछ करें, वो असली परीक्षा तो वो है। यस सर। जी। तो आप पेन का यूज करके कुछ बनाते हैं डेकोरेटिव आइटम्स? ये सर उनका फिर, या फिर जो कैंस होती है, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की कैंस आती है, उनको वापस रीयूज करके पेन स्टैंड बनाया जा सकता है, जो कि हम लोग अमूमन बनाते हैं। जी जी। उसके अलावा जो पुरानी बोतल्स होती है ना, उनको स्टोरेज के रूप में काट के और फिर जोड़ के स्टोरेज के रूप में बना सकते हैं हम लोग। इस तरह के जवाब दीजिएगा आप तो ज्यादा ठीक है, वो टेबल का पलंग बनाना वो सही नहीं है वो। यस सर। ठीक है, आपकी हॉबी के लिए इस तरह के जवाब ज्यादा सटीक हैं। ठीक है, चलिए कल संविधान दिवस था हमारे देश में, पता है आपको? सर। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला है उसमें? सर प्रधानमंत्री जी की वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बोला है उन्होंने। हाँ हाँ, क्या है ये, थोड़ा सा मैं इसी के बारे में जानना चाह रहा हूँ मैं आपसे। सर वन नेशन वन इलेक्शन मींस कि लोकसभा के और राज्य की विधानसभाओं के जो चुनाव है वो एक साथ ही करवा दिए जाएं। अच्छा, क्या फायदा है इससे, क्यों प्रधानमंत्री जी इतना पीछे पड़े हैं इसके? सर इसका मेन फायदा तो ये हो जाएगा कि जो अपने इंडिया के अंदर बार बार जो कहते हैं ना, एक साल में कम से कम 3 राज्यों में चुनाव आ जाते हैं, तो वो जो बार बार जो चुनाव आते हैं, और जब चुनाव आते हैं तो केंद्र से जो सत्तारूढ़ मंत्री हैं या फिर प्रधानमंत्री हैं, वो उस चुनाव के प्रचार में लग जाते हैं, तो जो मेन पॉलिसी मेकिंग के जो काम होते हैं वो नहीं हो पाते। तो इसीलिए चाहते हैं कि सारा एक साथ हो जाए, 5 साल में एक साथ यदि चुनाव हो जाए, तो वो जो एक्स्ट्रा बर्डन आता है मंत्रियों पे या प्रधानमंत्री जी पे, वो कम हो जाएगा और पॉलिसी मेकिंग की तरफ ज्यादा जाएंगे। नुकसान क्या है इसका? सर नुकसान पहला तो ये है कि यदि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव यदि साथ में होंगे, तो जो राज्य के जो मुद्दे हैं वो गौण हो जाएंगे उनको देखते हुए, कि जो इलेक्शन है वो मेन जो सेंट्रल के जो मुद्दे हैं उन पे लड़ा जाएगा, ना कि राज्यों के जो अपने जो लोकल मुद्दे होते हैं उन पे नहीं लड़ा जाएगा। दूसरा ये होगा कि एक साथ चुनाव करवाने से जो अपने संविधान है उसमें संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव आते ही सरकार गिर जाती है, तो ऑल्टरनेट गवर्नमेंट का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है उस टाइम पे, तो उसके लिए प्रोविजन संविधान में बनाने पड़ेंगे। जो आर्टिकल 356 है उसमें भी संशोधन करना पड़ेगा फिर हमें? यस सर। क्या है आर्टिकल 356? आर्टिकल 356 में गवर्नर है, वो प्रेसिडेंट के रूल के लिए प्रेसिडेंट को बोलता है कि स्टेट है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, या स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसने अपना विश्वास खो दिया है, तो वो देता है प्रेसिडेंट को कि आप है ना यहाँ पे आर्टिकल 356 इम्पोज कर दीजिए। इसके अलावा 2 और आपातकालों का प्रावधान है हमारे संविधान में, वो कौन से 2 हैं? सर आर्टिकल 352 है जिसके अंदर जो नेशनल इमरजेंसी है वो लगाई जाती है, और आर्टिकल 360 है जिसके अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो लगाई जाती है। कितने बार अब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा चुके हैं हम लोग अपने देश में? सर फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है। अच्छा, एक भी बार अभी तक नहीं लगी है? नो सर। कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी हमें, इतनी कोई फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी नहीं हुई कि हमें इमरजेंसी की जरूरत पड़ी हो? नहीं सर, इतनी अभी तक तो नहीं हुई। 89-90 में तो इतनी विकट स्थिति थी, कुछ पैसा नहीं बचा था, 69 में भी बहुत खराब हालत थी। सर फिर भी हमारे पास उस 89-90 में हमारे पास IMF का ऑप्शन था, जिसने हमें बाद में लोन दे दिया था कुछ शर्तों के आधार पे, तो उस समय हमारी जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी वो सही हो गई थी। अच्छा अच्छा, और 352 वाला जो नेशनल इमरजेंसी है वो कितनी बार अब तक हम लगा चुके हैं? सर वो अब तक 3 बार लग चुका है। 3 बार कंफर्म है या 4 बार? सर 3 बार। 3 बार कब कब लगा था जरा बताएंगे? ये सर एक तो 1962 में लगा था जब इंडो चाइना वॉर हुई थी, उस टाइम पे लगा था, तो जब 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर हुई तब वही इमरजेंसी है वो इम्पोज हुई हुई थी, तो दूसरी लगानी नहीं पड़ी। अच्छा। बाद 1971 में लगी थी, जब इंडो पाकिस्तान जो बांग्लादेश को जो स्वतंत्र बनाया था वो वॉर हुई थी, उस समय इमरजेंसी लगी थी, और उस टाइम उसके बाद में 1975 में इमरजेंसी लगी थी। ओके, 3 बार अब तक लग चुकी है इमरजेंसी। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन कितने बार लग चुका है अब तक? सर राज्यों में तो बहुत बार लग चुका है। अच्छा, कुछ रफली भी जानकारी दिमाग में आइडिया नहीं है? नो सर, सॉरी। सबसे लेटेस्ट कहाँ लगा था 356? सर सबसे लेटेस्ट
सर जम्मू कश्मीर में लगा था 2 साल पहले। उसके तो बाद और लग चुका है कहीं फिर अभी? सॉरी सर, याद नहीं आ रहा। महाराष्ट्र में लगा था पिछले साल अभी इसी समय अक्टूबर नवंबर? सर आइडिया नहीं है। अच्छा, आइडिया नहीं है आपको। चलिए कोई बात नहीं। कॉमर्स से आपने पीजी किया है? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा मुझे समझाएंगे अकाउंटेंसी क्या होती है? सर अकाउंटेंसी तो सब्जेक्ट होता है एक, जिसके अंतर्गत किसी भी विभाग के या किसी भी कंपनी के जो अकाउंट्स होते हैं उनके लेखा जोखा, जैसे इनकम्स, एक्सपेंडिचर, रिसीट्स, पेमेंट, उनको एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में रखा जाता है और जो संस्था या फिर जो भी कंपनी होती है उसकी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाला जाता है। आपका जो ये ज्ञान है एमकॉम वाला, ये प्रशासन में कैसे यूज करेंगे हम? सर अगर बेसिकली देखें तो ये जो अकाउंट्स वगैरह है ये प्रशासन में हमें नहीं बनाने पड़ते हैं, बट कॉमर्स की जो मेन फीलिंग होती है, कॉमर्स की मेन फीलिंग सर ये है कि हमें सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द गुड्स, कॉमर्स की मेन ये होती है कि उसमें दो उनका मोटो होता है, पहला तो जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो और दूसरा जो कंपनी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो प्रशासन के अंदर इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि जो हमारे कस्टमर, हमारे जो लोग होते हैं, जो प्रजा होती है, वो सरकार की या फिर प्रशासन की जो सेवाएं हैं उनसे सेटिस्फाई हो और दूसरा सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, जैसे ह्यूमन का रिसोर्स का डेवलपमेंट हो, उसके अलावा जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको प्रशासनिक अधिकारी अच्छी तरह से यूज़ कर पाएं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। एक लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए, ये मोटिवेशन क्या होता है? मेंस में आपने पढ़ा था मैनेजमेंट में, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। सो मोटिवेशन मीन्स हमें अपना जो निश्चय किया हुआ है उसको पाने के लिए जब अंदर से हमारे अंदर जो प्रेरणा आती है वो अभिप्रेरणा होती है सर। कैसे, अगर आपसे कहा जाए आप एसडीएम है, अपने अधीनस्थों को मोटिवेट करना है, कैसे करेंगे आप? सर मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले हमें उन्हें उनकी जो शक्तियां हैं, जो कैपेबिलिटीज है, उनके बारे में उनको अवगत करवाना पड़ेगा कि आपके अंदर इतनी शक्तियां हैं, आपके अंदर ये पावर है, आपके अंदर ये एबिलिटी है, तो आप ये कर सकते हो। यस सर। ओके। अब्राहम मैस्लो ने भी कुछ कहा था इसके बारे में क्या? सॉरी सर। अच्छा, वो नहीं पढ़ा है आपने? नो सर। पढ़ा तो होगा अब्राहम मैस्लो, फ्रेडरिक सर हर्ट्ज़बर्ग। मैस्लोज नीड हायरार्की ऑफ थ्योरी शायद यही थी सर, वापस एथिक्स रिवाइज नहीं किया, सॉरी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। ललित सर। जी राजेश सर। जी सपना सोनी जी सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये बताइए, स्वच्छ भारत मिशन, सर क्वेश्चन रिपीट करेंगे सर? स्वच्छ भारत मिशन क्या है? सर स्वच्छ भारत मिशन का मेन मोटो था कि पूरे इंडिया के अंदर जो भी ग्राम पंचायत वगैरह है उनको ओपन डिफेकेशन फ्री बनाना, और जो भारत के अंदर जो कचरा इधर उधर फैला हुआ पड़ा रहता है उस कचरे को सही से एक जगह इकट्ठा करना, और जो गलियां हैं, जो भी नदी नाले हैं उनको साफ सुथरा बनाना। चलिए ठीक है, कब शुरू हुआ था ये? सर 2 अक्टूबर 2014। अच्छा, बीकानेर का क्या संबंध है इससे? सॉरी सर, शायद बीकानेर शुरुआत में इसमें कुछ रैंक पे आया था। हाँ, वही पूछ रहा हूँ। यस सर, पर सर रैंक पता नहीं एक्चुअली। ओडीएफ क्या होता है? सर मतलब ओपन डिफेकेशन फ्री, जहाँ पे जिस जगह पे कोई भी इंसान है जो खुले में शौच नहीं जाता है, एक भी इंसान, पर्टिकुलर इंसान जो खुले में शौच नहीं जाता है, वो ओडीएफ होता है। अच्छा, वर्तमान में कहाँ तक सफल हुआ है ये अभियान? सर स्वच्छ भारत मिशन का जो फेज 1 था वो 2019 तक पूरा हो चुका था। उसके अंतर्गत हमारे जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उन सब में वो सब ओडीएफ हो गई थी। उसके बाद अब सेकेंड फेज शुरू हुआ जिसके अंदर ओडीएफ प्लस की जो कॉन्सेप्ट है वो आई है। ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं, वास्तविकता जानना चाह रहा हूँ मैं आपसे। सर वास्तविकता, आप अभी एक प्रशासनिक अधिकारी बने नहीं है, आम नागरिक हैं आप। यस सर। उस पर नजरिए से बताइए। सर उस नज़रिए से अगर मैं ग्राउंड लेवल पे जहाँ पे मैं रह रही हूँ उस जगह का मैं बताऊँ तो काफ़ी सुधार आया है सर। पूरा सुधार तो नहीं कह सकती, पर उस टाइम से जो 2014 के पहले का टाइम था और अभी के टाइम में सुधार काफ़ी है
सर जो शौचालय हैं वो उनका निर्माण हुआ है और लोग भी है वो उनको लेके सचेत हैं, वो भी जाते हैं उनमें। बट अगर हम ये कचरा संग्रहण की इसकी बात करें तो इसके मामले में थोड़ा पिछड़ जाता है ये। अच्छा, ये जो पिछड़ापन जो आप बता रही हैं कि पूरा सुधार नहीं आया है, इसका क्या कारण है? सर इसका मेन कारण है कि लोग हैं वो जागरूक नहीं है। सरकार कितने भी प्रयास कर दे, जब तक जनता है वो जागरूक नहीं होगी तब तक वो मिशन सफल हो ही नहीं सकता। लोग हैं। चलिए, यस सर। यहाँ पर रोकूंगा। आपने अपनी हॉबी लिखी है वेस्ट मटेरियल को रीयूज करना या उसको कुछ अच्छी कलाकृतियां बनाना। आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई, सिर्फ हॉबी तक ही सीमित रखा अपने आप को या जागरूक किया लोगों को? सर जहाँ तक हो सकता है वहां तक तो जागरूक करते हैं। बट सर लोग कभी कभी क्या होता है कि अपनी खुद की परसेप्शन बना के रखते हैं वो, कि हमें नहीं सुननी है किसी की, तो वो फिर नहीं सुन पाते। पर सर कई लोग ऐसे हैं जो सुनते भी हैं और समझते भी हैं और बाद में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगी तब नहीं सुनेंगे लोग, तब क्या करेंगे आप? सर तब तो लोग सुनेंगे। अभी तो लोग यूं बोलते हैं कि चलो कोई नहीं, ये तो यूं ही है, नहीं सुनना, क्या बता रही है ये। बाद में तो सर सुनेंगे। अच्छा, क्या कारण होगा सुनने का उनके? सर कुछ तो ये उनकी मेंटलिटी ही मान लीजिए, कि वो ऐसे सोचते हैं कि अगर कोई इस पद पे है तो वो सही बोल रहा है। उनके अंदर ये होता है कि हाँ ये इस पद पे है तो हाँ ये सही बोल रहा है क्योंकि ये इस पद पे है। चलिए, ठीक ठीक है। ये बताइए, आप कह रही हैं कि सुनेंगे लोग। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, अभी कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन ही नहीं करवा पा रहे हैं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं। जहाँ देखो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कोई निगरानी तंत्र है भी तो वो भी सफल नहीं हो पा रहा है। यस सर। इसके बारे में बोलिए कुछ। सर कोरोना गाइडलाइंस तो शुरुआत में जब इतना कठोर लॉकडाउन जब लगाया गया था उस समय लोगों को बहुत डर था। अब धीरे धीरे क्या है कि लोगों में कोरोना का सर डर खत्म हो रहा है, जिसके कारण क्या है कि वो गाइडलाइंस को नहीं फॉलो कर रहे हैं। प्रशासन अपनी तरफ से सर पूरी कोशिश करता है, नाइट कर्फ्यू भी लगाता है, राउंड भी लगाता है, बट लोग हैं उनके अंदर जो डर था ना, वो सर वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसके कारण ये जो गाइडलाइंस है इनकी पालना नहीं हो पा रही। अच्छा, चलिए, पराली क्या होती है बताइए आप। सर पराली। सर पराली जो धान होता है, जब उसकी फसल काट ली जाती है तो पीछे जो डंठल बचते हैं 1 से 1.5 फीट के, वो पराली होती है सर। अच्छा, क्या उपयोग हो सकते हैं इसके? सर इसका यही है कि सर इसको जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है, अगर इसको खेतों के अंदर ही वो, सर मुझे वो लिक्विड या जो केमिकल है उसका नाम तो नहीं पता, पर वो डाल के और उसको छोड़ते हैं तो 15-20 दिनों में वो जो पराली है वो जैविक खाद बन जाती है सर। और सर उसके अलावा जो बायो बायोफ्यूल है, जो इथेनॉल वगैरह है, वो उस पराली से बनाए जा सकते हैं और सर। ओके आपके पास बहुत सारे आइडियाज होने चाहिए। सर, एक्चुअली पराली कभी देखी नहीं ये है तो ना। आपने जो पढ़ा था न्यूज़पेपर्स में वो बता दिया। यस अपनी सर। तरफ से कुछ बताइए। सर अपनी तरफ से कभी पराली पे रिसर्च किया नहीं। अच्छा, रिसर्च करती हैं आप पहले? मतलब सर किसी के बारे में चलिए, पता होता है। फर्नीचर बना सकते हैं कैसे? पराली से जी। सर शायद बन सकता हो, उसको कुछ कोई ऐसे अधेसिव मटेरियल के अंदर डाल के फिर उसको बना सकते हो शायद। चलिए, ठीक है। ये बताइए, प्लास्टिक कैसे बनता है? सर प्लास्टिक तो मोनोमर होता है, जो पॉलीमर्स होते हैं उनसे बनाया जाता है सर, कुछ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, केमिकल से ही बनता है पूरा का पूरा मटेरियल? केमिकल ही है? चलिए, राजस्थान में पॉलीथीन पर प्रतिबंध कब लगाती है बताइए? सर राजस्थान में पॉलीथीन पे प्रतिबंध पता नहीं सर, सॉरी। सर इंडिया पे तो लास्ट ईयर इंडिपेंडेंस डे पे लगाया गया था, सिंगल यूज प्लास्टिक पे। अच्छा, राजस्थान का पता नहीं है आपको। नो सर। अ, चलिए बताइए, लोग अभी भी यूज ले रहे हैं तो ये जुर्माना वगैरह है क्या इसमें? सर जुर्माना तो है, लगाया हुआ है जुर्माना तो, बट कितना? सॉरी सर। अच्छा, ये बताइए, फिक्की की स्थापना कब और किसने की थी? सॉरी सर। फुल फॉर्म पता है फिक्की की?
सर कॉमर्स से रिलेटेड कुछ, कॉमर्स चैम्बर ऑफ इंडिया करके है। श्योर नहीं है आप? नो सर। अच्छा, एटक क्या है? एटक? एटक? जी। सॉरी सर। चलिए बताइए, तिनकठिया पद्धति क्या है? सर तिनकठिया पद्धति ये बिहार के अंदर, चंपारण के अंदर किसानों पे लागू थी, जिसके अंदर अपने खेत के अंदर 3/20 भाग में उनको नील की खेती करनी होती थी, और वो जो पूरी की पूरी नील है वो रेंट के रूप में जो इंग्लिशमैन थे उनको देनी होती थी। चलिए ठीक है, ये बताइए नील आयोग क्या था? सॉरी सर। ठीक है, अंतिम प्रश्न मेरा, ये बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था, यस सर। इसके परिणाम क्या निकले? सॉरी सर। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। जी सर। जी अतुल सर। सपना जी बढ़िया, अच्छा है आपका, तो कॉन्फिडेंस भी है, नॉलेज भी है, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं आप, और Yes, बेसिक नॉलेज भी है। एक बार मीन्स वाली चीजें रिवाइज कर लीजिए लास्ट में। अब्राहम मैस्लो नीति शास्त्र में आपने खैर खुद ही कहा कि अभी रिवाइज नहीं किया आपने, यस सर। तो वो रिवाइज कर लीजिए। अदरवाइज तो बढ़िया, ओवरऑल अच्छा है, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। यस सर, थैंक यू सर। बॉडी लैंग्वेज भी ठीक है, कॉन्फिडेंस भी है, चेहरे पे भी आपके भाव ठीक हैं, थैंक यू सर। एक्सप्रेशन ठीक है, ये सब दिक्कत नहीं है। न्यूज़पेपर थोड़ा पढ़िए अच्छे से, और बाकी जो है मेंस की चीजें उनको रिवाइज कर लीजिए एक बार, बस ये काम कर लीजिए आप। यस सर। ठीक ठीक। ओके सर, थैंक यू सर। जी राजेश सर। जी सपना जी, स्वच्छ भारत मिशन का बीकानेर से संबंध पता होना चाहिए आपको। यस सर। दादी के अपनी तरफ से यूज बताते तो ज्यादा आपकी हॉबी कारगर सिद्ध नजर आती है हमें। यस सर। और प्लास्टिक कैसे बनाया जाता है ये बिल्कुल आम भाषा में आपने बताया, इसको थोड़ा सा और डीप बताते तो ठीक रहता। Yes, प्लास्टिक एक वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, तो उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, प्रदूषण का कारक भी है, ठीक है, Yes. और बहुत पर्यावरण जो चेतना है उसमें भी ये बहुत चर्चा में रहता है। Yes. नील आयोग के बारे में आपको पता नहीं है, तिनकठिया पद्धति आपको पता है, चलिए ठीक है। एक बारदोली सत्याग्रह का परिणाम पूरी जानकारी होनी चाहिए आपको। Yes. और पिक्की आपके कॉमर्स से रिलेटेड है, कॉमर्स के बारे में आपको जो विषय है विषयगत जानकारी होनी चाहिए इसमें। Yes. विषय और इतिहास दोनों इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक एटक बहुत चर्चा में रहता है बार बार, जो ट्रेड यूनियंस हड़ताल करती हैं, ठीक है, तो ये भी एक तरह से कॉमर्स का ही पार्ट आप मान सकते हैं इसको। Yes, sir. और हिस्ट्री से भी इसको जोड़ के देख सकते हैं आप, ठीक है। Yes, तो ये कुछ कमियां नजर आई हैं, और अपने हाथों से कुछ आंसर देते वक्त आप डायरेक्शन नहीं दें, ठीक है। Okay. तो ये Yes. शुभकामनाएं आपको। हाँ जी, देखिए एक तो सबसे पहले आपकी हॉबी पे सिर्फ क्या बनता है वो ही नहीं, बल्कि उसके और भी प्रमुख स्थल कौन से हैं वो आपको पता होने चाहिए। Yes, sir. जैसे जो भी चंडीगढ़ जाता है तो पूरे हिंदुस्तान में एक पार्क प्रसिद्ध है जो पूरा ही बहुत बड़ा बना हुआ है और वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। Yes, sir. तो आप उसका डिटेल रखिए अपने पास में। Yes, sir. और एथिक्स में कुछ जवाब आप नहीं दे पाए हो, जैसे सत्यनिष्ठा वगैरह आप कंफ्यूज हो, Yes. इस तरह का कंफ्यूजन नहीं हो, इसको बढ़िया आप पढ़ें। कश्मीर मुद्दा भी बहुत चर्चा में भी रहा है, तो इसकी पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। Yes. करंट इश्यू, एथिक्स, राजस्थान जीके में भी जैसे आप कुछ क्वेश्चन बता पाए हो, कुछ नहीं बता पाए हो, तो इसको करें। एक ये जो अकाउंट्स का जो आपने अर्थ बताया बिल्कुल सामान्य शब्दों में था, जबकि आप कॉमर्स के हो तो आपको बड़े एक तरह से एक अच्छे से परिभाषा टाइप Yes, sir. वर्डिंग्स में, अच्छे वर्ड्स में आपका ये उत्तर होना चाहिए था। Yes, sir. मैस्लो वगैरह आप नहीं बता पाए हो, तो ओवरऑल वैसे अच्छा है, ओवरऑल ठीक है जैसा कि अतुल सर ने बताया, पर ये कुछ जो नॉलेज पार्ट है, पर्सनालिटी पार्ट बढ़िया है, नॉलेज पार्ट को और अच्छा इंप्रूव करिए। Yes, sir. तो ये कमियां नहीं रहेगी तो ओवरऑल अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। Yes, sir. ठीक है, शुभकामनाएं आपको। Thank you, sir.